नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ी हैं उनकी सबसे पहले चर्चा करेंगे। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन करके तलब किया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को नवंबर 2 को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल को अप्रैल में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, आम आदमी पार्टी को खत्म करना। वहीं दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। अब उनका यह कहना है कि बीजेपी पहले दिन से यह कह रही है कि इस पूरे घोटाले की सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है। इसके साथ साथ जिस तरीके से अब इंडिया अलायंस हो या आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल फ्यूचर, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान कम से कम बीजेपी जरूर खड़ा कर रही है। जैसा कि खबर आ रही है कि अब केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा है 2 तारीख का। इससे ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। आम आदमी का आरोप है कि सरकार उनको खत्म कर रही है। आम आदमी पार्टी खुद को, अपने आप को खत्म कर रही है। हमें ये बताइए, हम ही ने कहा था ना कि एक्साइज पॉलिसी ऐसी बनाओ जिसमें कमीशन खाओ। सरकार ने कहा था कि पूरे दिल्ली में शराब का ठेका एक मोनोपोली कर दो। तो गलती करेंगे आप, भ्रष्टाचार करेंगे आप, अपराध करेंगे आप, और कार्रवाई होगी तो परेशानी है। ऐसा कैसे चलेगा भाई? सत्य की जीत हमेशा होती है, और जब से ये शराब नीति का घोटाला आया था, हम पहले दिन से कह रहे थे कि इस पूरे घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हैं। और आज जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की बेल खारिज की और साथ ही साथ ये भी एस्टेब्लिश किया कि 338 करोड़ की मनी ट्रेलिंग, तो अब अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि वो 338 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए हैं। और दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से मुक्ति पाना चाहते हैं। अभी हमने दशहरा मनाया है, बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार मनाया है। तो आज हमें भी ये लगता है कि अब वो दिन भी आने वाला है कि सच्चाई की जीत होगी। अरविंद केजरीवाल और इनकी पूरी टीम जो छाती पीट पीट कर अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है, इनके सबके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। ये काले चेहरे अब जनता के सामने आएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी को अंदेशा है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल को, मुख्यमंत्री को ईडी ने बुलाया यानी कि 2 नवंबर को, उस दिन उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और इससे कम से कम आम आदमी पार्टी की जो पूरी लीडरशिप है उसकी कमर जरूर टूट जाएगी। देखिए, ये जो सारी ईडी और सीबीआई की कार्यवाही हो रही है, 1.5 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी आज भी ईडी और सीबीआई किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का कोई सबूत सामने नहीं रख पाई हैं। लेकिन एक के बाद एक जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, वो इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। तो इसलिए एक के बाद एक झूठे केस करके उनको जेल में डाला जा रहा है। और ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मैं आपको ये भी बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद विपक्ष के और नेताओं को भी जेल में डाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया जाएगा, तेजस्वी यादव को किया जाएगा, ममता बनर्जी को किया जाएगा, पिनरई विजयन को किया जाएगा। जिन जिन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं हरा सकती, उनकी पार्टियों को खत्म करने के लिए सभी नेताओं को अरेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, वो आपकी पार्टी के मुखिया भी हैं, तो पार्टी और सरकार कैसे चलेगी? कुछ आप बता सकती हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उनके संविधान को खत्म करने के प्रयासों के खिलाफ संघर्ष करती रहेगी।
दिल्ली की सरकार भी दिल्ली की जनता के लिए चलती रहेगी। लेकिन खतरनाक बात यह है कि यह संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने का एक तरीका है कि जिस को आप चुनाव में नहीं हरा सकते हैं आप उसको जेल में डाल दीजिए। फिर इस देश में लोकतंत्र क्या बचेगा, फिर इस देश में चुनाव क्या बचेगा अगर सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना शुरू कर दिया। अब यही परेशानी सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी की इस वक्त है कि अगर अरविंद केजरीवाल भी जेल चले जाते हैं तो किस तरीके से सरकार चलेगी, पार्टी कैसे चलेगी। दिल्ली आबकारी मामले में अब तक कौन कौन गिरफ्तार हुआ है आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ, वो भी जरा आपको बता देते हैं। विजय नायर जो हैं आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज, उनको गिरफ्तार किया गया। एक बिजनेसमैन है समीर महिंद्रू जो शराब विक्रेता हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। समीर महिंद्रू का बताया गया कि भाई ये अब सरकार के गवाह बन गए हैं। वहीं बुच्ची बाबू हैं, वो बीआरएस के नेता हैं, और कविता जो कि केसीआर यानी कि मुख्यमंत्री तेलंगाना की बेटी हैं, उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं। राघवन हैं एक वाईएसआरसीपी सांसद, उनके बेटे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। मनीष सिसोदिया पूर्व दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो हैं वो भी इस वक्त जेल में हैं, और अब से कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल हों, और साथ ही साथ अब कहा जा रहा है कि और भी नेता आम आदमी पार्टी के और भी नेता हैं जिनका नंबर लग सकता है। आज पंजाब में भी एक कार्रवाई हुई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वहां पर एक एमएलए को ईडी ने कथित शराब घोटाले में इसी केस से जुड़े हुए कनेक्शन में पूछताछ के लिए बुलाया है। और अरविंद केजरीवाल भी को भी अगर ऐसा होता है, और उसके साथ साथ राघव चड्ढा का नाम आ रहा है, तो अगर ये सब नामों पर कुछ कार्रवाई होती है तो आम आदमी पार्टी के लिए चुनावों में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। दिल्ली शराब नीति जो है उसके चक्कर में आम आदमी पार्टी किस तरीके से मुश्किल में है, उसमें अरविंद केजरीवाल के साथ अभी तक क्या क्या हुआ है, उन पर क्या आरोप है, जरा वो भी आपको बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अप्रैल में सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी। वहीं जैसा हमने आपको पहले बताया, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के बेहद नजदीकी और उनके पीए विभव कुमार हैं, उनसे भी सीबीआई की पूछताछ हो चुकी है। जैस्मिन शाह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ईडी इनको बुला चुकी है। विजय नायर जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, सितंबर 2022 में सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया था। संजय सिंह राज्यसभा के एमपी हैं, ईडी ने इनको गिरफ्तार कर रखा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का जो जिसको कहा जाता है जो ब्रेन है, आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल ब्रेन है, वो इस वक्त मुसीबतों का सामना कर रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में क्या चल रहा है और क्या आशंका जताई जा रही है, उस पर बात करने के लिए सबसे पहले मैं शरद आपके पास ही आना चाहता हूं। राजनीतिक तौर पर अगर इस बात को देखा जाए तो एक तरफ जैसे आतिशी आपसे इंटरव्यू में कह रही थी कि देखिए बाकी नेताओं को भी पकड़ा जाएगा, लेकिन जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया मनीष सिसोदिया को लेकर, ना सिर्फ उम्मीदें धाराशाही हुई हैं बल्कि यह भी दिखाई पड़ रहा है कि कहीं आम आदमी पार्टी थोड़ी अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। अभी तक ना तो कांग्रेस ने, ना टीएमसी ने, ना किसी बड़े दल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के समर्थन में कोई बहुत बड़ा बयान दिया हो या ट्वीट किया हो, वो नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये आदेश आया था तभी से ही ये अटकलें लग रही थी कि अब जब ये आदेश आ गया, क्योंकि अगर आदेश पक्ष में आम आदमी पार्टी के आ जाता तो आम आदमी पार्टी इसको इस तरह से भुनाती कि देखिए एक तरह से हमको क्लीन चिट भी मिली है और बाकी भले ही जमानत नहीं मिल रही थी, लेकिन दूसरे सबसे बड़े नेता और इस मामले में मुख्य आरोपी को अगर जमानत मिल गई तो एक मैसेज जाता है। दूसरा, जब कोर्ट जमानत देती तो बताती कि क्यों जमानत दे रही है, तो उसको आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में भुनाती। लेकिन अब जमानत नहीं हुई और जमानत याचिका खारिज हुई है, तो अब जाहिर सी बात है विपक्ष इसको भुनाएगा। और जो 338 करोड़ की बात की गई है कि 338 करोड़ का टेंटेटिव एस्टेब्लिश जो है ट्रांसफर दिखाई दिया है, तो उसको अब विपक्ष यानी कि बीजेपी जो है वो भुनाएगी। और उसी को लेकर अब वो आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी, जैसा कि वो शुरू से कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, तो कोर्ट ने भी कह दिया। तो राजनीतिक तौर पर इसी तरह से जो है ये तय था कि ऐसा ही होना है, वैसा ही हो रहा है। लेकिन ये हैरान करने वाला है कि पिछले दिनों काफ़ी बात हुई कि सब मिलकर चलेंगे और मिलकर केंद्र सरकार को हराएंगे, मोदी सरकार को हराएंगे। लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी इस पर भी चिंता व्यक्त कर रही है कि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, मनीष सिसोदिया की जमानत भी रद्द हो गई और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुला लिया है और आशंका है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो तब भी किसी सहयोगी दल ने, जो इंडिया का सहयोगी दल है, उसने जो है इस घटना की या इस कार्रवाई की निंदा नहीं की है। उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो हो सकता है
जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने उनकी सांसदी जब रद्द हुई थी, गई थी, अयोग्य घोषित हुए थे, तो खुल के उनके पक्ष में वो आए थे। लेकिन राहुल गांधी ने इस तरह का कुछ नहीं बोला और बाकी नेताओं की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं आया। तो एक तरह से ये कहा जाए कि इस समय आम आदमी पार्टी एक बहुत मुश्किल दौर में है। पहले से ही मुश्किल चल रही थी, लेकिन अब क्योंकि मुख्यमंत्री और जो पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं उनके ऊपर ही अब ईडी उनको पूछताछ के लिए बुला चुकी है और गिरफ्तार अगर कर लेते, जैसे कि बीजेपी भी कह रही है, दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी भी आशंका व्यक्त कर रही है, तो फिर ये चर्चा अब शुरू हो गई है कि सरकार कैसे चलेगी। तो अभी तो जो पार्टी के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सरकार फिर जेल से ही चलेगी, लेकिन जेल से कैसे सरकार चलेगी ये हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन ये तय है कि 2 तारीख को शरद, वो तो एक अलग बात है कि सरकार कैसे चलेगी, वो जेल से चलाएंगे नहीं चलाएंगे, क्योंकि जब तक अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई मामला सिद्ध नहीं हो जाता या सजा नहीं हो जाती 3 साल से ऊपर की, तब तक तो ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई बाध्यता है अपने पद से इस्तीफा देने की। लेकिन मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से उन्होंने इस्तीफा कराया था। नैतिकता के तौर पर, मॉरलिटी के तौर पर एक बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी के सामने जरूर खड़ा हो जाएगा कि आप कैसे इसको बात को डिफेंड करेंगे। लेकिन मुकेश, मैं अगर आपके पास आऊं, शरद बने रहिएगा हमारे साथ, मुझे आपसे एक सवाल और पूछना है। मुकेश, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस तरीके से अब काम कर रहा है, मतलब ये बिल्कुल एक क्लॉकवर्क की तरह चला है। जमानत रद्द होती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहता है केजरीवाल जी आप भी आ जाइए। तो कहीं ना कहीं बार बार ये सवाल जो राजनीतिक तौर पर उठ रहे हैं कि ये भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी क्या इंतजार कर रहा था सुप्रीम कोर्ट की बेल हियरिंग का, उसके बाद आगे कदम उठाएंगे? देखिए, टाइमिंग को लेकर ज़रूर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आते ही जैसे ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ज़मानत कैंसिल हुई और उसके तुरंत बाद जो ईडी है उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुला लिया। क्या जो एजेंसी है उसने पहले से तय कर रखा था या फिर ये फैसला आने के बाद ये सब तय हुआ, तो इसको लेकर सवाल ज़रूर हैं। लेकिन इस घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम पहली बार नहीं आया है। इसके पहले सीबीआई उनसे करीब 10 घंटे पूछताछ कर चुकी है और 56 सवाल उनसे पूछे गए थे। दरअसल इस मामले में जो आरोपी पकड़े गए हैं या जो गवाह हैं उनके पूछताछ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम आया है और सीबीआई हो या ईडी हो, दोनों ही एजेंसियों ने कोर्ट में या तो रिमांड नोट में या चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा है और उसमें यह कहा गया है कि विजय नायर जो आम आदमी पार्टी का नेता है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बहुत करीबी है और वो अपना अधिकतर वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर में बिताता था। इसके अलावा जो शराब कारोबारी हैं, विजय नायर ने उससे कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से उसकी एक्साइज पॉलिसी को लेकर अक्सर बात होती रहती है। इसके साथ ही उसने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को अरविंद केजरीवाल से मिलवाया था। ये बात भी ईडी ने अपनी चार्जशीट में कही है और जब पहली मुलाकात सफल नहीं हो पाई तो दूसरी बार उसने अपने मोबाइल से फेस टाइम ऐप के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात समीर महेंद्रू से कराई थी। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने समीर महेंद्रू से कहा था कि जो विजय नायर है वो उनका छोटा भाई है और उस पर वो विश्वास करें, उसका सहयोग करें। इसके अलावा इसमें एक आरोपी जो है राघव मगुंता, जो अब गवाह बन चुके हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा था कि उनके पिता MSR ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनसे कहा था कि दिल्ली के शराब के कारोबार में उनका स्वागत है। तो इस तरह से लगातार केजरीवाल का नाम आता रहा है। हालांकि वो इस केस में आरोपी नहीं है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब ईडी उनसे पूछताछ करेगी। शरद, अभी तो फर्ज किया जाए, क्योंकि ये सब चीजें अभी होनी बाकी हैं, पूछताछ होना बाकी है, क्या निकल के आता है वो होना बाकी है, बहुत सारे पेच इसमें है। पर फर्ज अगर करें कि 2024 के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल भी जेल चले जाते हैं, कितनी बड़ी मुश्किल होगी आम आदमी पार्टी के लिए। उनके सबसे बड़े नेता, जिस चेहरे पर आम आदमी पार्टी को वोट मिलता है, एक मौका केजरीवाल को दीजिए, एक मौका केजरीवाल नू, गुजरात में भी उन्हीं के नाम पर, हरियाणा में भी उन्हीं के नाम पर, वो अंदर चले जाते हैं। उनके बाद उनके नंबर 2 मनीष सिसोदिया ऑलरेडी अंदर हैं, संजय सिंह जो उनके एक बड़े राजनीतिक चेहरे हैं वो अंदर हैं। आम आदमी पार्टी के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। देखिए, बहुत जाहिर सी बात है, अगर सभी बड़े नेता जैसे कि संजय सिंह अभी गए हैं और ईडी का केस है, अभी बहुत जल्दी बाहर आने का ऐसी कुछ संभावना नहीं दिख रही है। मनीष सिसोदिया 3 महीने से पहले बेल लगा नहीं सकते और उसके बाद भी जब बेल लगाएंगे तो कब जाके वो बाहर निकलेंगे पता नहीं। और अगर अरविंद केजरीवाल अभी गिरफ्तार होते हैं तो जैसे संजय सिंह अभी हुए हैं, तो वो भी अगर अभी होते हैं तो जमानत, क्योंकि ईडी का केस है, तो ईडी के केस में समस्या यही होती है कि जमानत जो है वो जल्दी नहीं
होती और आसानी से नहीं होती है। तो क्या आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। हालांकि हमने देखा है कि कई बार पब्लिक के अंदर परसेप्शन अगर क्रिएट हो जाए तो फिर जो है हवा उल्टी भी चल जाती है, या जो सोचा जा रहा होता है उससे अलग भी हो जाता है। लेकिन फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि अगर सभी बड़े नेता इस तरह से जेल में चले गए तो फिर चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, प्रचार कैसे किया जाएगा, लोगों को समझाना भी है, अपनी बात कन्विंस भी करनी है कि देखिए हमारे साथ अत्याचार हुआ है, फर्जी केस बनाया गया है, तो अभी तो पहुंचना पड़ेगा। वो पहुंचेंगे कैसे, ये एक बड़ा सवाल जो है आम आदमी पार्टी के सामने खड़ा हो जाएगा 2024 के चुनाव से पहले। सबसे बड़े चेहरे जो हैं, जो वोट गेटर हैं आम आदमी पार्टी के, अगर वही मैदान में नहीं होंगे तो माहौल, अगर सिंपैथी है भी तो उस माहौल को भुनाने के लिए भी आपको एक सशक्त नेता की आवश्यकता होती है, जो कम से कम आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल से बड़ा कोई नेता अभी फिलहाल है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आम आदमी पार्टी के सामने जरूर खड़ी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक दूसरी जो खबर है, राजनीति से ही जुड़ी हुई खबर है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उस पर बात करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं और फिर मराठा कोटा को लेकर जो महाराष्ट्र में आग लगी हुई है उस पर बात करेंगे। मणिपुर में इस वक्त एक खबर आ रही है, दुखद खबर आ रही है। एक संदिग्ध आतंकवादियों ने एक सब डिविजनल पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी है। संदिग्ध आतंकवादियों ने पुलिस की टीम पर हमला किया और उस वक्त टीम जो वहां पर कंस्ट्रक्शन के काम को देखने पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अधिकारी को गोली लग गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। तो मणिपुर में ये जो हिंसा का दौर है, इसमें एक बार फिर से एक दुखद खबर, और एक पुलिस अधिकारी की इस वक्त संदिग्ध हालातों में पुलिस आतंकवादियों ने गोली मार के हत्या कर दी है। रत्नदीप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नदीप, क्या कुछ वजह बताई जा रही है कि किस वजह से हमला हुआ है? क्या ये जो अभी नस्लीय हिंसा चल रही थी उसका दौर में थोड़ी शांति बीच में अभी आई है, उसी से जुड़ा हुआ कुछ मामला है? देखिए, शांति का एक दौर जरूर आया था। पिछले लगभग 1 महीने में बड़ी कोई वारदात नहीं हुई थी, मगर ये जो वारदात हुई है और जहाँ पे हुई है मोरे एकदम म्यांमार के बॉर्डर पे है, बॉर्डर टाउन है, और देश की आंतरिक जो सुरक्षा के लिहाज से भी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यहाँ से ही म्यांमार में एंट्री होती है। तो इस इलाके की निगरानी असम राइफल्स करती है। मगर मई के 3 तारीख से जो नस्ली हिंसा शुरू हुई थी मणिपुर में, पहले दिन से जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित थे उसमें से मोरे भी एक इलाका था, क्योंकि मोरे एक मिक्स पॉपुलेशन इलाका था, जहाँ पे मैते समुदाय के लोग भी थे, कुकी जोमी ट्राइब के लोग भी थे, और बाकी वहाँ पे बहुत तमिल लोग भी हैं जो कि माइग्रेट करके गए हैं, वहाँ पे ट्रेड करते हैं। दूसरे जगह से आए हुए, बिहार से आए हुए लोग भी हैं वहाँ पे। तो एक तरफ से जो वहाँ पे उस तरह के एक जगह पे मिक्स पॉपुलेशन इलाके में भी उसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिला था। और जबकि वो जो पूरा इलाका है टेक्नोपॉल जिला, वो ट्राइबल डोमिनेटेड इलाका है, और इसके चलते वहाँ पे बहुत सारे फेजेस में वहाँ पे वारदात हुई। और ऐसा भी हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और जो सिविलियंस है उनके बीच में भी झड़प हुई है। तो इसके मद्देनजर वहाँ पे जो सुरक्षा इंतजाम है और भी बढ़ाए जा रहे थे। वहाँ पे ये एक हेलीपैड बनाया जा रहा था, जबकि अब एक नया स्ट्रेटेजी लिया गया था कि जब शांति धीरे धीरे से बहाल हो रही थी, जिन इलाकों को अभी भी वल्नरेबल इलाके हिसाब में देखा जाता है उनमें से मोरे एक था, और इन इलाकों में हेलीपैड बनाने की बात थी। और उस हेलीपैड बनाने की कार्यवाही को ही निगरानी कर रहे थे पुलिस के ये जो आला ऑफिसर हैं, सिंघम आनंद कुमार, जो कि सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर हैं वहाँ के, और उनकी अगुवाई में ये निगरानी चल रही थी, जबकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा था। और जो पुलिस सूत्रों के मुताबिक बहुत दूर से निशाना बनाया गया है उनको, और एक स्नाइपर का भी काम हो सकता है, और इस पे
संदिग्ध उग्रवादी संगठन का हाथ होने का पूरा अंदेशा पुलिस को है। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक जरूरी कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी, अब से थोड़ी देर पहले वो मीटिंग खत्म हो चुकी है। हमें उस मीटिंग से हमारे जो सूत्र हैं उनसे जो खबर लग रही है कि एक राज्य सरकार ने एक FIR दर्ज किया है और UAPA के तहत एक संदिग्ध उग्रवादी संगठन को इस कार्रवाई के पीछे उनका हाथ होने के अंदेशा के ऊपर एक FIR किया गया है और रीएनफोर्समेंट भी भेजा गया है उस इलाके में। ये एक नई इंसिडेंट है और अब देखना पड़ेगा इससे कैसे सुरक्षा कर्मी इससे निपटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मराठा आंदोलन जो चल रहा है महाराष्ट्र में, जो अब हिंसक मोड़ ले रहा है। एक और आंदोलन के समर्थकों ने कई जगह पर हिंसा की है और वहीं एनसीपी के विधायक, जैसे हमने कल आपको तस्वीरें दिखाई थी, प्रकाश सोलंकी के घर पर आंदोलनकारियों ने आग के उसे हवाले कर दिया। बीड़ में शरद पवार गुट के दफ्तर में भी आगजनी हुई है। वहीं बोर्डे नगर परिषद में दफ्तर में तोड़फोड़ की गई और वहां पर भी आगजनी हुई। अब इस बीच बीड़ में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। छत्रपति संभाजी नगर में भी बीजेपी के विधायक के दफ्तर पर समर्थक, जो मराठा एजिटेशन के समर्थक हैं, उन्होंने तोड़फोड़ की है और देर रात सोलापुर और पुंडरपुर में भी आंदोलन समर्थकों ने राज्य परिवहन निगम की बसों में आग लगा दी। वहीं सरकार में बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मराठा आरक्षण को लेकर चर्चा हुई। आज महाराष्ट्र की कैबिनेट की एक और बैठक होने वाली है, जिसमें जस्टिस संदीप शिंदे कमेटी की रिपोर्ट सरकार स्वीकार कर सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक में मराठा आरक्षण को लेकर विशेष विधानसभा सत्र बुलाने पर भी चर्चा हो सकती है। इस बीच आज मुख्यमंत्री शिंदे ने मनोज जारंगे पाटिल, जो कि इस पूरे आंदोलन के एक बड़े चेहरे हैं, उनसे फोन पर बातचीत की। तो लगातार ये हिंसा जो है वो बढ़ती जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। रौनक हमारे साथ हैं और हम साथ ही साथ हम जाएंगे, हमारे साथ चोरमोरे साहब जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसका राजनीतिक फॉल आउट क्या होगा। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं रौनक, ये समझाइए जरा हमारे दर्शकों को, कल भी यही बात कही गई थी, सरकार अब क्या इस स्थिति को अपने हाथ से निकलती देख रही है? क्योंकि जो आगजनी है, तोड़फोड़ है, जो वायलेंस है, हिंसा जो है वो फैलती जा रही है। जी देखिए, निश्चित तौर पर कल इस बात की चिंता कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें व्यक्त की थी कि जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं दिशाहीन और हिंसा की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और आज भी इस तरह की रिपोर्ट्स महाराष्ट्र के कई अलग अलग जिलों से देखने को मिली, जहां पर आगजनी की तस्वीरें, रेल रोको और बाकी दूसरी चीजें जो है वो आज भी होती रही। लेकिन आज जो महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई है, मैं आपको बता दूं कि उसमें 3 बड़ी बातें जो है वो सामने निकल कर आई है। एक तो ये कि जो पूर्व जस्टिस है संदीप शिंदे, उनकी अध्यक्षता में जिस कमेटी का गठन किया गया था, जिन्हें ये देखना था कि वाकई में जो मनोज जारंगे पाटिल मांग कर रहे हैं कि मराठवाड़ा के इलाके में रहने वाले जो मराठा है वो पहले निजाम के वक्त में, यानी जब हैदराबाद प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, उस वक्त वो कुणबी हुआ करते थे। कुणबी यानी वो वर्ग जो कि खेती किसानी का काम करता है। कुणबी समाज को पहले ही ओबीसी के तहत आरक्षण मिला हुआ है। ऐसे में मराठाओं को भी कुणबी के तहत आरक्षण दिया जाना चाहिए, वो सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। ये जांच करने के लिए जस्टिस शिंदे की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। उनका रिपोर्ट आज कैबिनेट ने स्वीकार किया है। उन्होंने ये पाया लगभग 1,70,00,000 के करीब दस्तावेज खंगालने के बाद 11,530 ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिसमें ये साबित होता है कि कई लोग जो है वो पहले यानी हैदराबाद प्रेसिडेंसी के वक्त ये लोग कुणबी हुआ करते थे। तो सरकार ने आज की कैबिनेट में रिपोर्ट तो स्वीकार किया है, साथ में आदेश भी दिए कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को जिनके पास ये दस्तावेज मिले हैं उन्हें कुणबी प्रमाण पत्र दे दिया जाए। और तीसरा महत्वपूर्ण जो कैबिनेट ने फैसला किया है वो ये कि बैकवर्ड क्लास कमीशन से कहा है कि
जो मराठा ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो क्या वाकई में मराठा कम्युनिटी पिछड़ी थी? इसका नए सिरे से इंपेरिकल डेटा जो है वो जमा करने की कोशिश की जाना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण कुछ फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं, लेकिन सरकार की चिंता ये है कि मनोज जरांगे पाटिल अब भी अपना अनशन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। रौनक बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास वापस आता हूं। विजय चोरमोनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जिस तरह की हम तोड़फोड़ देख रहे हैं, वो कल एनसीपी विधायक अजीत पवार फैक्शन था, उनके घर पर आग लगी। अब शरद पवार का जो दफ्तर है वहां बीड़ में, उनके दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई है। बीजेपी पर भी निशाना साधा जा रहा है। राजनीतिक तौर पर कितनी बड़ी समस्या ये एकनाथ शिंदे के लिए है? असर इसका क्या देखते हैं आप? अंकित जी, देखिए, मराठा आरक्षण की जो ये लड़ाई चल रहा है, जो ये आंदोलन चल रहा है, इसके कारण जो सरकार है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की सरकार, उस सरकार के सामने बहुत बड़ी गंभीर समस्या खड़ी हुई, ये बात सही है। इसे प्रॉब्लम क्या हुआ है, शुरू से मराठा आरक्षण का जो इश्यू है, ये इश्यू पॉलिटिकली हैंडल करने की कोशिश की गई। ये इश्यू है कानूनी, इसे हल कानून के माध्यम से इससे हल निकल सकता है, मगर कानून के माध्यम से हल निकलने की एक तरफ प्रयास शुरू रहे हैं, मगर दूसरी तरफ इसके ऊपर राजनीति बहुत जोरों से कर रही है। महाराष्ट्र की सभी पार्टियों ने मराठा आरक्षण के लिए समर्थन दिया है। आज तक कोई भी एक पार्टी ने, जो रिपब्लिकन पार्टी या दलित कम्युनिटी की, अम्बेडकरी समाज का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उस पार्टियों से लेकर बाकी सभी पार्टियों ने मराठा आरक्षण का समर्थन दे दिया है। क्योंकि एक बात सही है कि मराठा समाज की हालत बहुत खस्ता है। जो खेती पर निर्भर करने वाले समाज है, उन समाज की जो समुदाय है, उन समुदायों की जो अवस्था पिछले 2 दशक में खस्ताहाल हो गए, वही अवस्था जो महाराष्ट्र में मराठा समाज के, इसलिए मराठा समाज आरक्षण की मांग कर रहा है। जो कुणबी का जो मामला चल रहा है, देखिए, कुणबी है, जो कुणबी यानी कि खेती करने वाला, और मराठा समाज भी खेती करने वाला समाज है। इसलिए मांग हो रही है कि जो कुछ मराठा समाज के कुछ लोगों को जिनके रिकॉर्ड है, उन्हें कुणबी का प्रमाण पत्र दिया है, उसी तरह सारे मराठा समाज को देना चाहिए, मगर वो कानूनी नहीं। लेकिन चोरमोनी साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि 2024 का चुनाव सर पर है, तो इसका कौन इसको क्या शरद पवार ऑपोजिशन इसको भुना सकते हैं? बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी? क्या ये ऐसा एक मुद्दा बन सकता है जिससे 24 के चुनाव में और फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में मुश्किलें सामने खड़ी हो सकती हैं? चुनाव के लिए एक मुश्किल भरा मामला हो सकता है, मगर इसके बारे में आज कुछ भी बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जो आरक्षण का आंदोलन चल रहा है, जो मांग उठ रही है, उसका हल क्या निकलेगा उस पर निर्भर है। और हल 2 ही माध्यम से निकल सकता है। एक है जो संसद में जो 50% के आरक्षण पर जो लिमिट है, वो उठाने के लिए केंद्र सरकार कुछ करेगी, उसके बाद आरक्षण मिल सकता है। और दूसरा, जो मराठा आरक्षण की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई थी, वह एक क्यूरेटिव पिटीशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से दाखिल हुए। उस क्यूरेटिव पिटीशन का रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद ये आरक्षण पर फैसला होगा, और ये फैसला होने के बाद ही इसका किस दल को राजनीतिक फायदा होगा, यही निर्भर रहेगा। आज की तारीख में ऐसा नहीं बता सकते कि इसका फायदा किसको रहेगा और नुकसान किसको मिलेगा, मगर महाराष्ट्र के सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या ये मानते हैं। सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या है, ये बात बिल्कुल सही है। मैं आप दोनों का शुक्रिया करना चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, रौनक और चोरमोनी साहब, ये बात पे थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। लेकिन जाने से पहले हिंसा की जो घटनाएं बढ़ी हैं, उसके बाद बीड़ में कैसे सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उस पर जरा एक ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी सुनील ने भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। हम बीड़ में हैं और बीड़ में देखिए किस तरह से धारा 144 लगाई गई है। पुलिस के जो आला अफसर हैं वो यहाँ पर पूरा गश्त लगा रहे हैं, और ये पूरी कवायद, ये ज़िले की कलेक्टर हैं, साथ में उनके पुलिस के अफसर भी हैं, और सभी एक तरह से गश्त लगा रहे हैं। और घोषणा की जा रही है कि शहर में फ़िलहाल संचारबंदी लगाई गई है, धारा 144 लगाई गई है, इसलिए आप लोग सभी मत घूमेंगे। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कल जिस तरह से हिंसा भड़की थी और लोगों ने जो है कि जो विधायक हैं उनके घर को आग लगा दी थी, पूर्व मंत्री के घर को आग लगा दी थी, कई बसों में तोड़फोड़ की गई, बस में भी आग लगा दी गई थी, जो राष्ट्रवादी का जो भवन है उसे भी आग के हवाले कर दिया गया था, बीजेपी का एक कार्यालय है उसे भी
आग के हवाले कर दिया गया था। तो उसको देखते हुए ये कर्फ्यू लगाया गया है, एक तरह से 144 धारा लगा दी गई है कि लोग एक साथ जमा ना हो, क्योंकि जिस तरह से हिंसा भड़की वो आगे चलकर और भी नुकसान कर सकती थी। लिहाजा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कर्फ्यू लगाया गया है, संचारबंदी लगाई गई है। और हम देख रहे हैं किस तरह से पुलिस के आला अफसर और ज़िले की कलेक्टर खुद पूरे शहर में इस तरह से घूम रही हैं और घूम घूम कर जो है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश में जुटी हुई हैं। जो लोग ऐसे बेवजह घूम रहे हैं उन पर देखिए किस तरह से पुलिस वाले इस तरह से उन्हें रोकते हैं, पूछते हैं और लोगों से बता रहे हैं कि बेवजह बाहर न आए, भीड़ न करें, क्योंकि शहर में फ़िलहाल संचारबंदी है, यानी कि धारा 144 लगी हुई है। लिहाजा अपने घरों में रहें और घरों में रहें। जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनके लिए सिर्फ फ़िलहाल छूट दी गई है। उनको जैसे कि अस्पताल है और दूसरी चीज़ हैं वहाँ उनमें फ़िलहाल छूट दी गई है, लेकिन बाकी जगहों को बंद कराया गया है। लेकिन इसका असर हम देख रहे हैं कि देखिए पूरे दुकानें सभी कुछ यहाँ पर बंद हैं पूरे शहर में। हालांकि जब से कर्फ्यू लगाया गया है तो रात में तो कुछ नहीं हुआ, रात में शांति रही, लेकिन स्थिति जो है कि तनावपूर्ण बनी हुई है। मराठा जो समाज है वो आरक्षण की मांग पर टिका हुआ है और उसका कहना है कि जब तक इस बार आरक्षण उसे नहीं मिलेगा वो शांत नहीं बैठेंगे। लिहाजा हिंसा का एक जो है खतरा वो बना हुआ है कि कहीं कोई हिंसक आंदोलन जो है हिंसक न हो जाए। इसीलिए फ़िलहाल बीड़ में संचारबंदी लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर कल बहुत ज़्यादा हिंसा भड़क गई थी। लेकिन राज्य के दूसरे ज़िले में जो हैं वो भी कहीं न कहीं एक तरह से सुलग रहे हैं और जल्द ही अगर सरकार ने इस पर बहुत उचित कदम नहीं उठाया तो स्थिति विकट हो सकती है कानून व्यवस्था की राज्य में। भीड़ से कैमरामैन प्रवीण ढोई, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। अगर आप एप्पल का आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक खबर जरूर पता होगी कि आज विपक्ष और सरकार एप्पल आईफोन को लेकर आमने सामने है। कुछ गंभीर आरोप विपक्ष सरकार पर लगा रहा है और उसका कारण है एक मैसेज जो एप्पल आईफोन में जो है उन्होंने कुछ यूजर्स को भेजा है। अब क्या है ये मैं आपको जरा थोड़ा बता देता हूं। विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि उनका जो फोन और ईमेल है उसे हैक करने की कोशिश की जा रही है। कैश फॉर क्वेरी मामले में जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई नेताओं ने यह आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा, इन सब ने एक अलर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। ये मतलब कि एक मैसेज उनके पास आया, उसका स्क्रीनशॉट इन्होंने शेयर किया है और आरोप लगाया है कि एप्पल ने मंगलवार को देश भर के आधा दर्जन नेताओं को अलर्ट मैसेज भेजा जिसमें चेतावनी दी गई कि आईफोन जो है उनका वो स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स या हैकर्स उन्हें आप कह लें, उनके जरिए निशाना बनाया जा रहा है। अब इसका सीधा सीधा हिंदी अनुवाद करें, स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब कि सरकार द्वारा प्रायोजित जो हैकर्स हैं, इस तरीके का एक मैसेज उनके पास आया है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी सरकार की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन एप्पल ने जो आईफोन बनाती है कंपनी, उसने बयान जारी करके विपक्ष के आरोपों को गलत बताया है। एप्पल ने अपने बयान में कहा है कि हम किसी विशेष राज्य प्रायोजित हैकर की बात नहीं कर सकते। यह संभव है कि एप्पल की कुछ सूचनाएं झूठी चेतावनी हो सकती हैं। ऐसी सूचनाएं जारी करने की वजह बताने में हम अभी असमर्थ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वजह बताने से भविष्य में हैकर्स को बचने में मदद मिल सकती है। तो ये कोई खास जवाब नहीं हुआ, ये मतलब कुछ सीधा जवाब तो एप्पल ने दिया नहीं। उन्होंने बस ये कहा कि देखिए ये सब हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हम जांच कर रहे हैं और इस पे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारत सरकार को अब कोई काम नहीं बचा है क्या? राष्ट्र सुरक्षा को चंद पैसों के लिए गिरवी रखने वाली आरोपी सांसद को यह घड़ियाली आंसू सचमुच मुझे हंसने पर मजबूर करते हैं। दिल्ली पुलिस को तुरंत माननीय सांसद का मोबाइल लेकर उसकी जांच करनी चाहिए।
सांसद को तुरंत प्राइवेसी हनन के लिए केस करना चाहिए। राहुल गांधी जी भी इस तरह के आरोप लगाकर भागना नहीं चाहिए। उन्होंने भी मोबाइल टैप करने की बात कही थी लेकिन फोन नहीं दिया था। तो ये इस तरीके से बीजेपी ने अब आरोप इन पर लगाया। हमारे सहयोगी जो हैं इस वक्त प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना, चलिए प्रशांत हमारे साथ अभी नहीं है, हम कोशिश करेंगे प्रशांत के पास जाने की और उनसे बात करने की। इस पर सबसे पहले आपको एक प्रतिक्रियाएं क्या है वो सुनाते हैं। एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए। इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। ये क्या मैसेज है नहीं है ये उनका कहना है ना, इसको एप्पल क्लैरिफाई करेगा। क्या वैसे ही होगा जब राहुल गांधी ने देश में हल्ला करके कि मेरा फोन पेगासस में हैक हुआ है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना फोन दीजिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बिफोर द कमिटी, नहीं दिया उन्होंने। तो ये तो मुझे, और आपने शशि थरूर की बात की तो खुद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, आईटी के, टेलीकॉम के, उठा करके क्यों नहीं पूछते हैं एप्पल के कंपनी से, गिव एक्सप्लेनेशन व्हाट दिस मैटर। नहीं संतोषजनक हो एफआईआर करें। लेकिन ये सब कहने के पहले सरकार पर आरोप, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, फॉल्स है। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है। और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है, ये बड़ा दुखद है और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताएगा क्यों ऐसा चल रहा है। मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त हमारे सहयोगी चैनल एनडीटीवी 24/7 पर आईटी मिनिस्टर जो हैं उन्होंने, राजीव चंद्रशेखर, उनका इंटरव्यू चल रहा है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक वक्तव्य दिया है और उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ विपक्ष के सांसदों के पास ये मैसेज आया है, पीयूष गोयल जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनके पास भी ये नोटिफिकेशन आया है और इस पर हमने एप्पल से जवाब तलब किया है कि इस तरीके का नोटिफिकेशन क्यों आया है। तो ये आईटी मिनिस्टर ने अभी जो इंटरव्यू उनका चल रहा है हमारे सहयोगी चैनल पर, उसमें ये बात कही है। प्रशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, ये पहली बार आरोप नहीं लगाया सरकार के ऊपर कि वो जासूसी कर रही हैं। पहले पेगासस को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था और ये अब एप्पल का नया मैसेज आ गया, उससे एक सरदर्द सरकार का जरूर बढ़ जाएगा। राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं कि हम एप्पल से जवाब मांगेंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पर किस तरीके से ये देखा जा रहा है और इस पर कैसी राजनीति हो रही है? प्रशांत का ऑडियो जो है वो हमें नहीं आ रहा है, तो हम जरा उनकी आवाज को बुलंद करते हैं। काफी बुलंद आवाज है प्रशांत की वैसे, पर उनकी आवाज को थोड़ा सा बुलंद करके आपको सुनवाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस पर अब दो चीजें हैं। टेक्निकली एप्पल को जवाब देना होगा कि क्या ये कोई गड़बड़ी है या फिर सच में ऐसा कुछ हुआ है। प्रशांत, आप अगर सुन सकते हैं तो आप हमें बता रहे थे। अंकित, सुबह से आपने देखा कि जैसे ही कई नेताओं ने एक एक करके ट्वीट करना शुरू किया, एक पर पोस्ट करना शुरू किया और वो अपना स्क्रीनशॉट दिखाना शुरू किया, उसके बाद से ये समझ में आने लगा था कि इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में विपक्ष, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो या फिर पवन खेड़ा हो या जितने भी तमाम नेता, सुप्रिया श्रीनेत हो और बाकी तमाम नेताओं ने एक एक करके अपना स्क्रीनशॉट जारी किया। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की नेता है, उन्होंने एक एक करके जारी किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज से कुछ महीने पहले भी पेगासस को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था इस मुद्दे पर और उस समय भी यह आरोप लगाया था। खुद राहुल गांधी ने
कि सरकार सबकी जासूसी कर रही है। उस समय बीजेपी ने ये एक तरह से राहुल गांधी को चुनौती दी थी कि अगर उनके फोन की जासूसी की जा रही है तो अपना फोन वो जमा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय, याद होगा आपको, एक कमेटी भी बनाई थी और बीजेपी ने कहा था कि राहुल गांधी को चाहिए कि अपना फोन उस कमेटी के सामने जमा कराएं कि क्या पेगासस का उसमें स्पाईवेयर लगा हुआ है क्या। इस तरह की बातें उस समय हुई थी और पार्लियामेंट में काफी हंगामा इससे मचाया गया था। तो जाहिर तौर पर ये मामला ऐसा है, जब भी इस तरह के मामले आते हैं विपक्षी नेताओं की जासूसी से जुड़ी हुई, तो कहीं न कहीं ये मामला बड़ा बनता है। और इस बार भी आपने देखा कि खुद राहुल गांधी सामने आए इस मामले पर और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो दावा कर रहे हैं कि इसलिए सभी नेताओं को टारगेट कर रही है सरकार, क्योंकि कई सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से। लेकिन सरकार ने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है जी। सरकार ने दोनों अश्विनी वैष्णव और राजीव चंद्रशेखर दोनों ने कहा कि इस पर इसकी जांच करेंगे। न सिर्फ इस फेक नोटिफिकेशन की जांच होगी अंकित, बल्कि एप्पल ये दावा जो करती है कि हमारा फोन बिल्कुल सिक्योर्ड होता है, उसमें प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता उसके डेटा के साथ, तो क्या एप्पल का दावा कितना सही है? इससे राजीव चंद्रशेखर ने तो सीधा सवाल पूछा है एप्पल से भी कि क्या इस तरह के दावे सही है। तो दोनों तरह की जांच सरकार करवाएगी। सरकार की कोशिश जरूर है कि जांच की बात कहते इस मामले को थोड़ा अभी ठंडा किया जाए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद संसद का सत्र आएगा तो उसमें जाहिर तौर पर इसको जोर शोर से विपक्ष उठाएगी। ये भी तय बिल्कुल, पिछली बार हमने देखा था कि किस तरीके से संसद में पेगासस का मामला उठाया गया। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा मामला हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।